अच्छा, केवल आपको यूपी में अगर 27 चिंता चुनाव थी, इनको जैसे ध्यान कि है, अभी हमारे से बाकी पहले कहीं जो पूरे देश में ना चुनाव होंगे ना वो कहीं जा रहे हैं। मैं चलता हूं अब शरद जी के पास। नहीं, मेजर अभी कुछ मेजर 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 वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ बोलना है? महंगाई पे बोल लिया, रेलवे कंसेशन पे बोल लिया, वक्फ पे कुछ और कहना है आपको कि मैं शरद जी के पास जाऊं? नहीं, वक्त पे मैंने नहीं नहीं, मैंने तो सबसे पहले वक्त पे बोला। सबसे पहले वक्त पे मैंने यही बोला कि आप बुद्धिजीवियों से कम राय मशवरा तो लेते। आप वोहरा क्या कमेटी, करना चाहते? वोहरा मुसलमान कह आए, वोहरा मुसलमानों ने नहीं कहा नहीं, 3 से 4 कई लोगों से कंसल्टेट करके ये सदन में बोला है। ये मैं अपने आंकड़े नहीं दे रहा हूं। किरण रिजिजू नहीं नहीं, जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि हमने सबसे कंसल्ट किया है। किसी राजनीतिक दल से कंसल्ट किया है विरोधी पक्ष में? भाई आप विरोधी दो से पक्ष में किया? एक मिनट मेरी अब सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं ना, फिर क्वेश्चन काउंटर ले लीजिए ना। आप जी जी जी। 2012 से 17 तक सरकार में थे, समाजवादी पार्टी जितने ऑर्डिनेंस लाती थी वो सब इनसे कंसल्ट करके ला रही थी, बीजेपी से या मायावती से। ये कैसी बात कर रहे हैं दुबे जी? नहीं, जो सरकार है देखिए, वो काम आपकी करेगी, बात नहीं आप कर, उसको क्रिटिसाइज कीजिए। मेरी बात सुनिए, आप नहीं उसको नहीं क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, आप उसका विरोध कीजिए, और जेपीसी में पहुंच गया है। मैं इसीलिए उसकी मूल भावना के समझना चाह रहा हूं कि विरोध का मूल सिर्फ आपको बता देते, इसलिए आपसे कंसल्ट नहीं किया, इसलिए विरोध है नहीं नहीं, कि पुष्कर बोर्ड। जी आप देखिए, ये हाँ बोलिए। सेंसिटिव मुद्दा है। आप सेंसिटिव मुद्दे को मत छेड़िए, मेरे कहने का मतलब है। उसके लिए आम राय बनाना जरूरी है। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में नजूल करके जो एक वो था, उसमें आपने देखे कितना विरोध हो रहा है। विधान परिषद में वो वापिस आ गया है। आप इस वो मत तरीके डालना। के मैटर क्यों लाना चाहते हैं विवादास्पद? जबकि इन्हीं के पार्टी के जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या कहा उसके बारे में कि इस तरीके से तो पूरा उत्तर प्रदेश ही चला जाएगा। ज्यादातर हिंदू मंदिर जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी पे हैं। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हिंदू मुसलमानों में दुश्मनाहट पैदा हो? आप सरकार में हैं, आपका दायित्व ये बनता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप सबको साथ लेके चलें। लेकिन अगर आप वो नहीं करेंगे तो विपक्ष का ये काम है कि हम आपको याद दिलाएं। ठीक है, याद और दिला सबसे दिया। मैं बड़ी चीज शरद जी आपने से, एक शायद आपने भी ठीक, बोला। शरद जी आप लोग 3 तलाक लाए, तब भी आपने कहा कि मुसलमान पिछड़ रहे थे, मुसलमानों का कोई ध्यान नहीं रखा गया। आज जब ये बिल लाए तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की याद आ गई, उसमें बता दिया कि सच्चर कमेटी ने कहा है कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, वक्फ बोर्ड पे उसने लंबे चौड़े सजेशन दिए हैं। आज आपको सारे याद आ गए। जो बात अतर जी ने कही, और मैं भी पूछना चाह रहा हूं उनके सवाल को, रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को आपने पॉलिटिकली कितना दे रखा है? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने मुसलमानों का विरोधी तो इन लोग को करार दे दिया, लेकिन शायद ये पहली बार है 18वीं लोकसभा में किसी भी मुस्लिम मंत्री ने शपथ नहीं ली। उसका एक कारण है, क्योंकि लोकसभा में कोई भी आप पास एमपी है ही नहीं। फिर ये बिल के जरिए फिर तो ये आरोप लगाएंगे ना, जब टिकट देने की नंबर आएगा तब आप देंगे नहीं, जब आपको उनको साथ लेके राज्यसभा भेजना होगा तब भी नहीं भेजेंगे ज्यादा जितने नंबर पे। लेकिन जब आपको 3 तलाक हटा, जहां पे मुस्लिम ये कहें, या जो आरोप आपने सुना ओवैसी ने क्या लगाया कि आप मुसलमानों को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए ये बिल ला रहे हैं। पुष्कर जी, पहले तो मैं दुबे जी से, मेरी पूरी सहानुभूति है, उनका दर्द, उनका दुख, और जो उन्होंने
देश के जो तकलीफें हैं जिनका उन्होंने बखान किया है, सुन के मेरा कलेजा भर आया है। मैं पूरी तरह उनके साथ खड़ा हूं, उनके दुख में शरीक हूं उनके साथ, और कंधे से कंधा मिला के मैं उनके साथ चलूंगा इस अरे दुख मुद्दे। कौन सा है शरद लेकिन जी, ये भी बताते लेकिन चलिए। नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि जब उत्तर प्रदेश में हज हाउस बनाए गए थे, और सिख हाउस नहीं बनाया गया था, ये जेरूसलम हाउस नहीं बनाया था ईसाइयों के लिए, और बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है बौद्ध हाउस नहीं बना था, तो ये इन्होंने हमसे पूछा था कि साहब हम क्या एक ही तरफा सेकुलरिज्म करें, तो उसमें सबसे पूछ के इन्होंने किया था। जब हज टर्मिनल एयरपोर्ट में बना था, तो ये सबसे पूछ के इन्होंने कहा था कि साहब हम सिर्फ एक ही धर्म का टर्मिनल बनाएंगे, तो उससे सामाजिक एकता और हिंदू गंगा जमनी संस्कृति को का इजाफा होगा, उससे बढ़त मिलेगी। जब हज सब्सिडी दी जा रही थी, तो भी इन्होंने सबसे कंसल्ट किया था कि साहब देखिए हम हज सब्सिडी दे रहे हैं, और ये जब इन्होंने फैसले लिए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता मर्सिडीज में घूम रही थी, और सरकार जो है हेलीकॉप्टर बांट रही थी, क्योंकि ना गरीबी थी ना बेरोजगारी थी, सब महलों में रहते थे, हेलीकॉप्टर से और हवाई जहाजों में चलते थे। लेकिन हाँ ठीक है, आज एकदम से सब गरीबी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है, देश गर्त में चला गया है, इसलिए हम ये कानून लेके आ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा जहां भी हम चुनाव में लड़े हैं, वहां हम जीत के आए हैं। खाली उत्तर प्रदेश और यहाँ पे थोड़ा सा जो जनता का आशीर्वाद हमको नहीं मिला है, वो हम मानते हैं हमारी गलती थी, हम उसका सुधार करेंगे। लेकिन ये जो आज वक्फ बोर्ड की जो बात है, अगर मैं इसको थोड़ा आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं, ये वक्फ बोर्ड एक्ट जो हमारे सेकुलर के मसीहा और सेकुलर की साक्षात मूर्ति थे नेहरू जी, वो इसको लेके आए थे। ये और तो मैंने उन्होंने सब बता दिया। मैं जो और मैं आपको बता दूं कि जब हिंदू मैरिज एक्ट आया था, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था, सती एबॉलिशन एक्ट आया था, तो उस समय जो है किसी को याद नहीं आया कि साहब इससे गंगा जमनी संस्कृति खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप सेकुलर चीजों को छूते हैं, सत्यावोलिशन देखिए क्या सही नहीं था? आप जब तक सांप्रदायिक लोगों को डील करते हैं, आप सांप्रदायिक लोगों लिए कानून लाते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही सेकुलर मैं आ रहा हूं फोर्स अवतार जी, आप पास आ रहा हूं अवतार। वही समस्या का समाधान का ये तो अंत सत्य एबॉलिशन को बात हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये कानून जो है, क्योंकि ये एक तरफा है, इसमें कोई अपील की अथॉरिटी अगर है तो सिर्फ वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास है, जुडिशियल ओवरसाइट इसमें नहीं दी गई है। अगर आप देखें कि जो हमारे आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, जो कोर्ट मार्शल होता है, उसके ऊपर भी वो भी सारे केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जो कि जो मतलब जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हमारी आर्म फोर्सेस है, फौज है, उसके केस अपील में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में सिर्फ वक्फ बोर्ड सुनेगा। और वक्फ बोर्ड में कितने अहमदियों को इन्होंने बनाया है वो मुझे नाम बता दें, क्योंकि मैं उतना वाकिफ नहीं हूं। कितने बोहरा को इन्होंने वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष आज तक बनाया, वो बता दें। लेकिन ये वक्फ तो बोर्ड क्या की जो वर्गीकरण करवा के लड़ाई लड़वानी है तो शिया और बोहरा में? शिया और बोहरा में लड़ाई लड़वानी है? सुनिए, नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि आप जो ये अभी बताइए, आतंक साहब ने कहा सरकारी कि साहब तय आपको करती है ना, representation देना वो चाहिए, तो राज्य आपने सरकारी तय कहा करती कि है कि वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, चेयरमैन। राज्य में वो राज्य सरकार है, वो तय कर रही है। जो अपील है वो सिर्फ वक्फ बोर्ड सुनेगा, उसके अलावा वक्फ बोर्ड वो की ट्रिब्यूनल जुडिशियल है। ओवरसाइट और की मुझे जाएगी। ये बताइए, और कोई जिस भी देखिए, आप पुष्कर तो जी, ये एडवोकेट बात भी तो है। खुल के आई है, वो हाँ, तब आई है जब चांद दुराई जो मंदिर जो गांव है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में वहां पूरे गांव को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया, जिसमें एक मंदिर था जो इस्लाम के और पैगंबर साहब के आने से 200 साल पुराना है, उसको डिक्लेयर। तब ये बात पोल खुली कि ये जो कांड किया गया था 94 में, उसका क्या हश्र होने जा रहा है। तो नहीं, वहां ये इनकी समस्या सिर्फ ये है कि साहब आप इसमें इंटरफियर मत करिए, क्योंकि जो आप देखें कि दिल्ली में जो अमानुल्लाह खान साहब हैं, वो वक्फ बोर्ड की ही जमीन बेच रहे थे। इससे किसी मुसलमान का भला नहीं है कि चंद जो लोग हैं जो इसके ऊपर काबिज है, ये उनका खेल है। और वो जब बोर्ड की जमीन बेच रहे थे, अभी हाल में गाजियाबाद में जो रेलवे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया था, वो तोड़ी गई थी, वो भी वक्फ बोर्ड ने डिक्लेयर किया था। वक्फ और बोर्ड ने डिक्लेयर करता है, लेकिन उसमें जिला अधिकारी और पुलिस कप्तान ही मिलके वो जमीन छुड़वाते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि वक्फ बोर्ड वाले जाके उस जमीन पे कब्जा कर लेते हैं।
मैंने कहा है कि इंटेंट, लेजिस्लेशन का इरादा क्या था। अरे आपके इंटेंट पे वही सवाल उठा रहे हैं, चाहे अतहर हुसैन हो चाहे एसके दुबे हो। मैं एक बार जावेद अहमद के पास आ जाता हूं, चेयरमैन वक्फ वेलफेयर फोरम ट्रस्ट में है, चेयरमैन है उसके। जावेद जी, जो ये बिल आया है अब तो खैर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला जाएगा और सब दलों की बात आ जाएगी, जो बड़ा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के उठा रहे थे। आप इस बिल पे क्या कहना चाहते हैं, और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो क्यों, और खराब लग रहा है तो क्यों? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया मुझे अपना शेयर करने के लिए अपने कमेंट को, प्रतिक्रिया को। ये जो अमेंडमेंट है, ये एक सरकार की एक रेगुलर प्रक्रिया है। हर सरकारों में कोई भी एक्ट का अमेंडमेंट को उसको अधिकार है। लेकिन जो सरकार जब किसी भी एक्ट, जैसे इसका मूल एक्ट है 1995, इसमें जो अमूल चूक परिवर्तन किया गया है, तो इसमें दो चीज बातें सामने उभर के आती हैं। एक, वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिट है और एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसका आपने अभी पैनल में जिक्र कर रहे थे कि उसमें गैर मजहब के लोग यानी गैर मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन क्यों? अगर ये किसी प्राइवेट अफेयर है, वक्फ इज 100% प्राइवेट अफेयर, डोनेटेड बाय एंड गिवन बाय द मुस्लिम डोनर्स, और ये 100% जो है वक्फ जो है डोनर है, ये प्राइवेट अफेयर है। और जिस तरह से सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियनिटी है, हिंदू धर्मार्थ है, इनके सब अपने कंपोजिट और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अभी 75 सालों में इसको इंटैक्ट और मेंटेन किया गया। दूसरी बात, अगर सरकार इसको एफिशिएंट और बेहतर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल सिस्टम बनाना चाहती है, तो उसमें उसकी प्रयास दिख रही है। वो एक सराहनीय कदम है। जैसे कि कोई भी चीज का वेरिफिकेशन हो, उसका सुदृढ़ आइडेंटिफिकेशन हो, उसका बाउंड्री हो, ये तमाम चीजें जो है टेक्निकल हैं, और ये पहले भी थी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप बता रहे थे कि जो डिप्टी सर्वे कमिश्नर पहले एक्ट में था 1995 एक्ट में, अब उसी डिप्टी कमिश्नर को इन्होंने सारा पावर दे दिया। वो पहले सर्वे कमिश्नर के अधीन था, वो भी वक्फ बोर्ड का, और इसी एक्ट के तहत होता था। अभी मिसाल के तौर पे क्या होगा कि जब आप जिला अधिकारी को पूरा अधिकार देंगे, तो वो गुण दोष के आधार पे उसको फाइनल करेगा। रहा था, इसमें कोई मौलाना, कोई वक्फ बोर्ड का मेंबर या कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं करता था इसको। क्या हमारे देश में गलतियां नहीं होती हैं सिस्टम में? जरूर होती हैं, तो उसके लिए शक्तियां दी गई थी।